इंटरेस्टिंगली अगर आप खबर देखेंगे तो आपको ऐसा अचरज होगा, ईरान की संसद में बकायदा इस बात का सेलिब्रेशन हुआ है कि हमने अपनी जनता से प्रॉमिस किया था कि हम इजराइल से बदला लेंगे। किस बात का? 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल को सीरिया में जो हमला किया था इजराइल ने, उसका बदला लेंगे। तो बकायदा ईरान की संसद में सांसदों ने खुशी मनाई है कि देखो हमने बदला ले लिया है, और बदला लेकर के इजराइल को घुटने तक टिका दिया है, वो चुपचाप अपनी सूमड़ी में बैठ गया है। इस प्रकार से इन लोगों ने सेलिब्रेशन किया है। लोग प्रॉपर तरीके से झंडे लेकर ईरान के, अब ईरान के अंदर जो कॉन्सुलेट्स बने हुए हैं, एम्बेसीज बनी हुई हैं वर्ल्ड कंट्रीज की, उनके बाहर घूमने निकले हैं सेलिब्रेशन के रूप में कि देखो ईरान ने जो कहा था वो कर दिखाया। इन्होंने प्रॉपर तरीके से वादा किया था कि हम बदला लेंगे, ये बदला लेकर दिखा दिए। ये तस्वीरें हैं जहां ईरान की जनता सड़कों पर, तेहरान जो ईरान की राजधानी है, वहां की सड़कों पर यह जनता, उन्मादी भीड़ जो खुशी में पागल है, इस बात से खुश है कि देखो हमने बदला ले लिया। बदला लेने के नाम पर ईरान ने अपनी तरफ से इजराइल पर गोले बरसाए हैं। नो कैजुअलिटी, नॉट एट ऑल, लेकिन इस बात की खुशी आप देखें, जनता सड़क पर निकली हुई है। ऐसे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है कि ईद आज से 2 दिन पहले नहीं, आज है। इस प्रकार से ईरान की जनता सड़कों पर उतर करके खुशी मना रही है। मेरे प्यारे साथियों, यह खुशी अगर एयर स्पेस क्लोजर से कनेक्ट की जाए तो यह समझ में आता है कि यह खुशी अपने आप में एक पूर्ण विराम की तरफ इशारा कर रही है कि ईरान ये तैयार हो चुका है कि हमने बदला ले लिया, इजराइल अब कुछ नहीं करेगा, हमने अपनी तरफ से रिटेलिएटरी एक्शन करके उनको याद दिला दिया। और निश्चित ही जब एयर स्पेस पहले क्लोज था और अब वापस ओपन हो गया है, आप सोचिए इस तरह से 1 दिन पहले तक 13 तारीख की रात तक का अपडेट ये था। आप तस्वीरें देखें 13 अप्रैल की, यहां पर देखें कि ये रहा इजराइल से ईरान के बीच का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली, सारी फ्लाइट्स डाइवर्ट हो गई, स्वेज कैनाल होते हुए, सऊदी अरब होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए मार्केट से जा रही हैं। इस तरफ से नो फ्लाइट मूवमेंट, यहां केवल इराक की फ्लाइट 2 जाती हुई दिखी हैं, अदरवाइज इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। और जब आज अपडेट यह आता है कि इजराइल ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, तो निश्चित ही इजराइल ने भी कुछ तो सोचा होगा कि हम बदला लेने वाले नहीं हैं। अब एक बड़ा सवाल बनता है, बड़ा सवाल यह है, सर इजराइल किस बात की खुशी मनाएगा? भाई ईरान तो खुशी मना रहा है कि उसने बदला ले लिया, इजराइल क्या खुशी मना रहा है? भाई इजराइल पैसे कमा गया, बुरी तरह पैसे कमा गया। मतलब इजराइल इस पूरे युद्ध से जो पैसे कमाया होगा ना, ईरान आज भी खोपड़ी खुजा लेगा कि यार ये क्या हो गया। आप में से कई लोगों को लगेगा पैसे कमा गया, कैसे कमा गया, हमें तो समझ में नहीं आ रही। अभी समझाते हैं, आप जरा आंकड़ों पर नजर डालें। ये वाइसग्रेड 24 करके एक न्यूज चैनल है, इसकी खबर है कुल मिलाकर 331 मिसाइल और ड्रोन ईरान के द्वारा इजराइल पर लॉन्च किए गए थे। आंकड़ों पर नजर डालना आप। इनमें से 185 कामिकाजे ड्रोन थे जो ईरान ने चलाए थे इजराइल के ऊपर, सबकी सब मार गिराए। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को केवल इससे समझ लेना, कामिकाजे ड्रोन वो हैं जिन्हें रूस ने ईरान से मंगाया था, क्योंकि यूक्रेन तो ड्रोन से लड़ाई लड़ रहा था। जब रशिया के पास ड्रोन नहीं थे तो ईरान से मंगाए गए थे, यार तुम अपने ड्रोन भेज दो, हम उस ड्रोन से लड़ लेंगे। यहां पर आप सोचिए कि ये सारे के सारे ड्रोन उसने सिंगल अटैक में मार गिराए इजराइल ने। आपको यह बात क्यों इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए, फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए। 103 बैलिस्टिक मिसाइल 110 में से मार गिराई। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, एक लाइन में समझ लीजिए। देखिए मिसाइल चलते समय अगर मान लीजिए यहां पर लॉन्च पैड है और ये टारगेट है, टारगेट पर आपको मिसाइल डालनी है, ये टारगेट है, ठीक है। मिसाइल डालने के तरीके क्या होते हैं? मिसाइल अगर यहां से चलाई जाए और ये पूरा आसमान में जाकर नीचे लौटे, परवलयाकार आकृति में जाए। अगर आपने बचपन में कभी गेंद फेंकी है, अगर आप गेंद को सीधा फेंकते हैं तो चूंकि जमीन में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो दूर तक नहीं जा पाती और वो जमीन के नीचे झुकती हुई जल्दी ही गिर जाती है। लेकिन अगर आपने कभी क्रिकेटर्स को देखा हो जो बाउंड्री पर खड़े होते हैं, वो बॉल को फेंकते समय एक 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, बॉल को फेंकते समय थोड़ा हवा में उछालते हैं, वो जितना ऊंचाई पर जाता है वो परवलयाकार आकृति में बहुत दूर जाकर लैंड करता है। इसका सीधा सा अर्थ समझिए, जब मिसाइलें आसमान में भेजी जाती हैं और फिर जमीन पर आती हैं तो वो लंबी दूरी ट्रैवल करती हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल का तरीका होता है। तो जहां पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो आसमान में जाकर लौट कर आती हैं, ये दूरी वाली मिसाइल होती है, लंबी दूरी तक जाती हैं, हजारों किलोमीटर तक भेज सकते हो। दुनिया में कोई देश दूसरे देश पर जब हमला करने के लिए प्लानिंग करता है तो बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल, हमारी जो अग्नि 5 के बारे में चर्चा करते हैं, अग्नि 6 बनाने की चर्चा करते हैं, वो सब इसी रेंज की मिसाइल हजारों किलोमीटर जाके मार सकती हैं, ठीक है। इसके ऊपर 110 बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई गई थी, हवा से उड़कर आई थी। उनमें से 103 को मार गिराया, 7 मिसाइलें आकर के इजराइल में गिरी थी। नंबर 1 बात। फिर दूसरी मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? सीधा फेंका जो इतनी तेज गति से जाए कि बहुत कम समय में सामने वाले को जमींदोज करे। जमीन के समानांतर जब वो उड़ती हैं मिसाइलें तो क्रूज मिसाइल होती है। तो क्रूज मिसाइल कोई क्यों यूज करेगा, बैलिस्टिक ही क्यों ना यूज करेगा? देखो जब बैलिस्टिक मिसाइल जब चलाते हो ना तो रडार में पकड़ में आ जाती है बैलिस्टिक मिसाइल, नंबर 1। और नंबर दूसरा, चूंकि पहले ये हवा में जाएगी, फिर लौट
के आएगी, तो हवा में एरियल थ्रेट सामने वाले को दिख जाता है तो वो उसे हवा में ही मार गिराता है। तीसरा, चूंकि ये लंबी दूरी ट्रेवल करके आती है तो टाइम लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी एफिशिएंसी थोड़ी घट जाती है, बचने वाला बचाव के लिए तैयारी कर सकता है। क्रूज मिसाइल जो जमीन के समानांतर चलती है, संभलने का समय नहीं देती, बहुत तेजी से निकलती हैं, इनकी स्पीड कई मैक की होती है, आवाज से 3 गुना 4 गुना 5 गुना टाइप की स्पीड होती है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा पाती। जैसे हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इसने भी क्रूज मिसाइल चलाई थी। कितनी क्रूज मिसाइल चलाई? 36 चलाई थी। किसने चलाई थी? ईरान ने। इनमें से 36 की 36 क्रूज मिसाइल इजराइल ने मार गिराई। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनने लगेगा, केवल 7 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल तक पहुंची, 331 में से 7 अगर पहुंची हैं तो इनका वाकई में स्ट्राइक रेशो 99% से ऊपर है। अगर इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने मार कर दी है सामने वालों की, तो इसका मतलब इजराइल के पास कोई ऐसी क्षमता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यही कारण है वो दूसरे के तो जाके जनरल मार आता है, दूसरों के यहां जाके चीफ वैज्ञानिक मार आता है, सुलेमानी मार आता है, और उसके यहां पर कोई कुछ उसका पक्षी तक नहीं मार पाता। कारण है इसका डिफेंस सिस्टम। साथियों, इजराइल ने आज फिर दुनिया को यह बता दिया कि यह दुनिया में इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी का धनी है कि अमेरिका हो या पश्चिमी देश, वो सब इसके साथ आकर खड़े होते हैं, क्योंकि मुट्ठी भर इजराइलियों ने, कुछ 98 लाख के आसपास इजराइली रहते हैं इजराइल में, उन इजराइलियों ने ऐसी ऐसी तकनीक बना ली कि दुनिया का कोई भी देश हमला करने आए, अपनी सारी ताकत झोंक दे, तब भी कुछ ना कर पाए। तभी तो गाजा पट्टी से जब हमास के आतंकी आए थे तो जमीन से रेंगते हुए, उड़ते हुए, समुद्र से टहलते हुए घुसे थे, सुरंग बना के निकले थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मिसाइलों से इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, तकनीकी से आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप सोचिए, जिस समय यह हमले की खबर आई थी ना कि ईरान की तरफ से मिसाइल दाग दी गई हैं, इन्होंने बाकायदा हवा में अपना F-35 भेज दिया था कि अगर कोई ऐसा हवाई हमला लगे कि उसकी तरफ से फाइटर जेट वगैरह आ रहे हो तो आप जाओ। F-35 जो अमेरिका का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट माना जाता है इस समय का, मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट है जो इजराइल के पास भी है, हवा में भेज दिया गया था कि अगर कुछ भी कंट्रोल से बाहर की चीज हो तो हवा में ही निपटा देना। बाकायदा वो इस पूरे युद्ध को निपटाकर, उन सबके प्रभाव को निष्क्रिय करके धरती पर लौटा सुबह तसल्ली से। जब आप और हम सेशन कर रहे थे ना, उस समय तो ये लैंड कर चुका था कि यहां साहब मैं निपटा के चला आया हूं। बाकायदा पायलट्स ने उनकी तरफ से दागी गई सभी मिसाइल्स और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था कि हटो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए, ईरान ने यहां से यहां तक मिसाइल चलाई मारने के लिए। किन किन के ऊपर से निकली? इराक के ऊपर से निकली, सीरिया के ऊपर से निकली, जॉर्डन के ऊपर से निकली। विचार कीजिए, इजराइल ने अपने क्षेत्र में भी मिसाइलों को नहीं पहुंचने दिया, सीरिया के एयर स्पेस में ही इजराइल ने मिसाइलों को मार गिराया। साथ ही साथ यहां पर जॉर्डन के एयर स्पेस में, यानी कि जॉर्डन के ऊपर से उड़ती हुई मिसाइलों को ही इजराइल ने जॉर्डन में ही खत्म कर दिया। मतलब सोचिए कि इजराइल के कारण ये सीरिया और जॉर्डन तो ये सोचते होंगे कि हम इस धरती पर कर क्या रहे हैं, हमारे ऊपर के एयर स्पेस पर। ये बिल्कुल वैसे है कि हमारे घर की छत पर पतंगे जो हैं वो पेच लड़ा रही हैं, हम इस छत का कर क्या रहे हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है कि नहीं। हमारे ऊपर से बिल्कुल रामायण महाभारत की तरह तीर चल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं, और हम बैठे बैठे मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, अच्छा वो फट गया, उसके लग गई। ये वाली हालत हो रखी है इन दोनों देशों की, ठीक है ना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, इनको इतनी दूरी पर कोई रोक कैसे पाया? इजराइल ने ऐसी कौन सी तकनीकी का उपयोग किया कि जो इतने सारे हमले उस पर हो रहे थे, यमन से ये जो हुती थे वो चलाने लग रहे थे, लेबनान से हिजबुल्लाह वाले चलाने लग रहे थे, ईरान से यहां से गोले चला रहे थे, तो कौन था ऐसा जो इन बदलो इस इजराइल की इतनी जबरदस्त डिफेंस कर रहा था? भाई साहब, इजराइल के एयर डिफेंस में 3 प्रकार की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। दूसरे को मारने के लिए टेक्नोलॉजी तो नेक्स्ट लेवल की यूज करते हैं, सैटेलाइट से बम चलाकर वो खमीरजादे को मार देते हैं, इनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, फकीरजादे को मार देते हैं। आप सोचकर देखिए, इनके पास अपने डिफेंस के लिए 3 बेहतरीन सिस्टम है। इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रचलित सिस्टम है ना, उसका नाम है आयरन डोम, और आजकल जो सबसे ज्यादा सुर्खी पा रहा है, आयरन डोम ने तो खूब सुर्खी पाई है, आजकल एक चीज और सुर्खी पा रही है जिसका नाम है एरो सिस्टम। यह क्या है अगर आप नहीं जानते, मैं फिर से एक बार बता दूं। जब ईरान ने इनके ऊपर गोले चलाए ना, तो देखो यहां पर 5-5 के ये 20 सेट आपको दिख रहे होंगे, 20 की एक पूरी की पूरी, जैसे बंदूक के अंदर अपन गोलियां भरकर रखते हैं ना उसके अंदर, ऐसे ही ये प्रॉपर तरीके से मिसाइलें भर करके इस प्रकार से लॉन्चिंग पैड्स बनाकर रखते हैं। ये छोटी छोटी जो मिसाइलें दिख रही हैं आपको, ये चलाई कैसे जाती हैं? चलाई कैसे जाती है, इसका तरीका देखो। मान लो एनिमी ने अपनी तरफ से रॉकेट चलाया, भाई मान लीजिए मिसाइल आ रही है, ईरान की तरफ से मिसाइल आ रही है, यहीं पर इन्होंने बॉर्डर में अपने रडार लगा रखे हैं। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार अपनी तरफ से रेडियो वेव्स आसमान में भेजता है, पता चल गया कि दुश्मन ने हमारी तरफ मिसाइल दाग दी है। अब ये मिसाइल जाकर के देख रहा है आसमान में कि कोई मिसाइल आ रही है क्या आसमान में से, इसने अपनी तरफ से रेंज भेजी, डिटेक्ट हो गया कि हां कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसने तुरंत प्रभाव से कंट्रोल सिस्टम को मैसेज भेजा कि हां भाई चल दिया है, कोई ना कोई मिसाइल आ रही है आपकी तरफ। कंट्रोल सिस्टम ने तुरंत अपने फायर मिसाइल सिस्टम को मैसेज भेजा कि इस कोऑर्डिनेट पर इस तरह से एक मिसाइल घूमती हुई आ रही है, आप टारगेट करें। यहां से सीधा एक मिसाइल आसमान में लॉन्च होती है, बिल्कुल रामायण महाभारत में जैसे दिखाते थे ना भाई,
लड़ाई इस तरह से चल रही है, मतलब दुश्मन और राक्षसों की, राक्षस और देवताओं के बीच की लड़ाई चल रही है और रास्ते में न्यूट्रलाइज हो जा रही है, वो बत्तियां सी जल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही न्यूट्रलाइज रास्ते में ही कर दी गई। ये काम करता है आयरन डोम, जो इजराइल का बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। लेकिन इस आयरन डोम की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये 4 से लेकर 70 किलोमीटर, मतलब आपके बिल्कुल मुंह पर भी आ गई ना, 4 किलोमीटर दूरी पर भी मिसाइल आ गई, उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। अधिकतम 70 किलोमीटर तक ही न्यूट्रलाइज करता है, अच्छी बात है। लेकिन विचार करो, अगर यहां पर भी वो फेल मार गया, तब तो वो मिसाइल आकर गिरेगी। तो फिर इन्होंने 2017 में आयरन डोम का बाप बनाया और उस आयरन डोम के बाप का नाम इन्होंने रखा एरो सिस्टम। एरो सिस्टम क्या था कि ये इससे भी बड़ी मिसाइल थी, आयरन डोम से भी बड़ी। इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें इन्होंने एरो इंटरसेप्ट सिस्टम को, आयरन डोम से बड़ा सिस्टम, ये 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक की बात करता है। एरो सिस्टम तो 2400 किलोमीटर तक की वायुमंडल के भीतरी किनारों से भी कोई मैसेज आ रहा हो उसको भी इंटरसेप्ट करने की ताकत रखता है। फिर भी 100 किलोमीटर से ऊपर आदेश मिलने पर मार के चला आता है। मतलब यह हुआ नजदीक के लिए आयरन डोम और उससे ऊपर एरो डिफेंस सिस्टम। तो इन्होंने अपना एरो डिफेंस सिस्टम 2017 में जनता को दिखाया था और उसके बाद में इन्होंने अपना काम करना शुरू किया था। ठीक है साहब? तो इन्होंने क्या दिमाग रखा कि ना केवल 100 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर तक की रेंज बताते हैं कई न्यूज़पेपर तो, लेकिन आप समझिए 70 किलोमीटर से भी ऊपर से अगर कोई मिसाइल आ रही है, तो मान लो ईरान से चलकर कोई मिसाइल आई। मैंने अभी जो आपको मैप दिखाया था ना, कहां गया ये वाला जो मैप दिखाया था कि इजराइल ने अपने ऊपर आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया, तो वो इनका एरो डिफेंस सिस्टम था जो कि सीरिया से और इसमें जॉर्डन से के स्पेस में ही मार गिरा रहा था। ईरान की मिसाइलों को पहुंचने ही नहीं दे रहा था और ऊपर F-35 घूम रहा था जो ड्रोन को हवा में मार रहा था। और इधर अमेरिका वालों ने अपना जहाज खड़ा कर दिया था, डेस्ट्रॉयर खड़े कर दिए थे कि अगर इनका सिस्टम फेल होता है तो हम अपनी तरफ से यहां से चला चला करके इजराइल की सुरक्षा करेंगे। मतलब समझिए, इजराइल अपने आप में अमेरिका का एक एयर बेस कह लीजिए, नेवी बेस कह लीजिए, आर्मी बेस कह लीजिए, जो भी कहिए, एक ऐसी जगह है जिस पर हमला करने के बारे में आप सोच नहीं सकते। यहां पर केवल वही चीज संभव है जब दुनिया यह समझ ले कि कोई नए प्रकार का वेपन धरती पर आ गया हो। जो ज्ञात वेपन है ना, जो दुनिया को पता है कि ये वेपन के प्रकार हैं, उनसे आप इजराइल को टारगेट नहीं कर सकते। दुनिया को यह मैसेज मिल गया। अब आप मुझे यह बताइए, आप में से कुछ लोग कहेंगे ईरान वालों ने खुशियां मना ली, लेकिन इजराइल के बारे में आपने कहा कि इनको बहुत बड़ा लाभ हो गया। क्या लाभ हो गया? मुझे एक बात बताओ, आज अपन लोग जो बैठ करके इस पूरी खबर को सुने, अपने दुश्मन में पाकिस्तान बैठा एक तरफ, चीन बैठा एक तरफ, कल को हमारे बीच में अगर जंग होती है, जंग में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है कि उनकी तरफ से मिसाइलें आए तो हम अपने आप को सुरक्षित पालें। हमने सुरक्षा के नाम पर S-400 खरीद भी लिए रूस से, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है ना। इतनी बड़ी बॉर्डर है हमारे सामने, इतनी बड़ी बॉर्डर पे से कहां से, जैसे आज ईरान उठाकर गोले फेंक रहा है, उधर से उत्तर में से हिजबुल्ला फेंक रहा है, इधर से हुतिये फेंक रहे हैं, इधर से गाजा फट्टी से हमास वाले फेंक रहे हैं। इन सबको उसने पूरी तरह से सिक्योर किया हुआ है आयरन डोम से। इंडिया को सोचो, अपनी इतनी बड़ी सीमा रेखा है, इसको सुरक्षित करने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे ही एंटी बैलिस्टिक, एंटी क्रूज या फिर कहिए डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। डिफेंस सिस्टम में ना केवल इंडिया बल्कि दुनिया का हर वो देश जो अपने पड़ोसी के कारण परेशान है, उसे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की लगेगी कि भाई साहब बस ये वाला सिस्टम मिल जाए, टेंशन ही खत्म है। यदि ऐसा सिस्टम आ जाए जो 99% एक्यूरेसी से काम कर रहा है, तो लोग अपनी दिनचर्या का काम करते रहेंगे। गेट पर जिस प्रकार लोग चौकीदार को बिठाते हैं, देश के बॉर्डर पर लोग ले जाके आयरन डोम खड़ा कर देंगे, बोले डोम खड़ा है ना, वो निपट लेगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको पता है इजरायलियों को सबसे बड़ा सदमा गाजा पट्टी के हमास वालों से क्यों लगा था? क्योंकि वो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ रहे थे। अगर वो गोले बारूद फंसाते तो इजरायली लोग छुट्टी भी नहीं करते, वो अपने ऑफिस जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ भाई सायरन बजा है, गोला चल गया है, तो बोले हाँ अपने आप हमारा आयरन डोम संभाल लेगा। लेकिन यहां पर जो हमास ने हमला किया था, ये तरीका ये था, बॉर्डर तोड़कर घुस गए, मतलब एकदम जानवरों की तरह, जैसे रेवड़ घुसती है ना, इस तरीके से कि चलो घुस जाओ, जो बचेगा वो बच जाएगा। जैसे वीडियो गेम में नहीं चलता, जितने मर गए बोले जाओ अंदर जान दो, बाहुबली के अंदर वो दिखाते ना, वो टिट्टा की फौज आती थी जो। एनीवे, तो यहां पर आपने आयरन डोम समझ लिया और एरो सिस्टम समझ लिया। एरो सिस्टम ने कैसे सेव किया वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी में कौन जीता और कौन हारा। सवाल यह बनता है कि ईरान वाले, जिनकी वजह से सब तरफ खुशियां मन रही हैं कि ईरान ने देखो बदला ले लिया, बदले के रूप में कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन खुशी इस बात की है ईरान ने बदला ले लिया। दूसरी तरफ इजराइल खुश इस बात का है कि तुम्हारे इस बदले में मैंने तुम्हारे सीरिया के अंदर घुस के दमस्कस में कॉन्सुलेट में तुम्हारे 2 जनरल रैंक के आदमी मार दिए थे और तुम कह रहे हो कि हमने बदला ले लिया। अगर तुम इस बात से खुश हो तो हमें तुम्हारी खुशी मंजूर है। तुम्हारी इतनी ज्यादा जो मिसाइलें दागी गई, उसके बाद में तुम ये कहते हो कि हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया है, हमने अपनी जनता को खुश कर दिया है बदला लेकर। अगर तुम इतने में खुश हो जाते हो तो फिर तुमने समझा ही नहीं, तुमने इजराइल को भविष्य के लिए कितना बड़ा निमंत्रण दे दिया है। वो तुम्हारी डेप्थ भी नाप लिया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि ईरान जब रिटेलिएशन करेगा तो ऐसा करेगा कि फिर वो रुकेगा नहीं, लेकिन तुम तमंचे पे डिस्को अगर गाना चला के नाचोगे ईरान वालों, तो तुम वाकई में क्या ही बदला
बदला लिए। मतलब असल मुद्दा यह है, इजराइल को तुम्हारी डेप्थ का पता चल गया। इसे हमारी भाषा में कहते हैं कि गॉज डाल के देख लिया कि इसमें कितनी गहराई है। कि एक बार गाड़ी की टंकी में तेल पता नहीं चल रहा होता है मीटर से, तो नापा जाता है डंडी डाल करके तेल कितना बचा है। इजराइल वालों ने तुम्हारे लोग मार के यह जांच लिया कि तुम्हारे तिलों में तेल नहीं है। तुम मिसाइल चलाओगे, चला करके उनको रास्ते में मरवा दोगे, जनता इसमें ही नाचने लगेगी और मैं आगे चलकर कुछ और बड़ा खेल खेल जाऊंगा। इजराइल ने बहुत बड़ा लेसन ले लिया है। अब वो इतना संतुष्ट हो गया है कि तुमने जो प्यादे पाल रखे थे, इधर हमास में, इधर हूतिये में, इधर उजबुल्ला में, उनका कुछ निकल नहीं रहा है। वो केवल बजने वाले लोग हैं, उनको हम भी बजाते रहेंगे। मुद्दा यह है कि यहां पर इजराइल अगेन एक बहुत बड़ी पावर बन के निकला है। आप इससे अंदाजा लगाइए, जिस बात का सेलिब्रेशन ईरान कर रहा है, असल मायने में ईरान केवल ये पटाखे चला के खुश क्यों हो गया? क्योंकि उसे यह समझ में आ गया कि दुनिया भर के देश इजराइल के लाख गलत होने पर भी, कि उसने उनके लोगों को एम्बेसी में घुस के मार दिया। आप सोचिए, सऊदी ने जब हमने उसको मारा था, खशोगी को मारा था ना, तो अमेरिका खिलाफ खड़ा हो गया था, जबकि खशोगी को सऊदी अरब वालों ने टर्की के अंदर मारा था, खुद की एम्बेसी में मारा था, जो कि उसके हिसाब से अपने कानून के अनुसार मारा होगा। लेकिन अमेरिका उसके चलते रिश्ते बिगाड़ लिया। यहां तो इजराइल वालों ने दूसरे देश के अंदर तीसरे देश की एम्बेसी पे हमला करके लोग मार दिए। उसके बावजूद भी इजराइल को बचाने के लिए पूरा पश्चिमी देश चले आए। यूके वाले फाइटर जेट भेज दिए, अमेरिका वाले डिस्ट्रॉयर भेज दिए, सब लोग खड़े हो गए कि इजराइल की तरफ हाथ तो उठा के दिखा भाई साहब। और तो और ईरान को यह पता चल गया कि उसके साथ कोई नहीं है। सऊदी अरब कहने लगा यूएन से कहो कि वो कुछ करवा सके तो करवा लेगा। मतलब समझ रहे हैं आप, ईरान को आज वास्तविकता में अंदर से अपना कमजोरी का एहसास हुआ होगा कि उसने वाकई में एक युद्ध जीता नहीं है, वो हार गया है। लेकिन जनता जिस चीज को लेकर खुश है, अच्छा है कि खुश है, कम से कम सरकार का टेंशन तो घटा। इजराइल के बारे में अब क्या सोचा जाता है? तो इजराइल यह है कि ईरान वाले कह रहे हैं, ईरान के जो आर्मी के जो चीफ है ना, वो कह रहे हैं हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स जो थे अपने पूरे कर लिए। हमें बस यही था कि जब लेबनान के हमारे जब सीरिया में हमारे ऊपर हमला हुआ, दमस्कस में जब हमला हुआ, तो जिस एयरबेस से हमला हुआ, हमने वहां मिसाइल दाग दी, वहां पर कुछ लोगों को हमने घायल कर दिया। इस बात को ये लोगों को बताकर जश्न मना रहे हैं। ईरान ने अपनी तरफ से यूएस को कहा कि अगर आप उनकी तरफ से आकर लड़ने लगे तो आपके एयरबेस सुरक्षित नहीं बचेंगे। कौन किसको धमकी दे रहा है, कौन किसको गीदड़ भभकी दे रहा है, यह सबके सामने है। सच्चाई क्या है, यह आप भी समझ रहे हैं। इजरायली सेना, ईरानियन सेना जो अपना सेलिब्रेशन मना रही है, उस सेलिब्रेशन में इस तरह के मीम्स बड़े वायरल हो रहे हैं कि देखो ईरान ने इजराइल को पीट दिया, अमेरिका को पीट दिया, यूएन कुछ कर नहीं पाया। गजब मीम चल रहे हैं, लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो ईरान जीत गया, ईरान जीत गया, मिसाइल चला दिया। लेकिन आप अगर थोड़ा भी जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, राजनीति को अगर हल्का सा भी समझते हैं, तो इसमें ईरान की बड़ी हार है। उसे यह समझ में ही नहीं आया कि उसने ये जो 200-300 मिसाइल नामक पटाखे चलाए, जिससे जीरो कैजुअल्टी और जिससे कुछ भी नहीं हुआ, और खुद से आकर बोल दिया ऑपरेशन एंडेड, हमारा मंतव्य पूरा हो गया। यानी कि तुम्हारे 2 जनरलों की कीमत केवल इतनी सी थी कि तुम 7 बैलिस्टिक मिसाइल लैंड करा पाओगे। अगर इतना ही था तो जबरदस्ती इंटेंसिटी क्यों बढ़ा रहे थे? आप में से कुछ लोग कहेंगे सर क्या आप चाहते हैं क्या ईरान कुछ और अच्छे से बदला लेता? नहीं, मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं। मेरा केवल इंटेंशन आपसे मैसेज करने का यह है कि जब लोग जियोपॉलिटिक्स को समझें तो यह भी समझें कि कुछ हिडन पावर्स होती हैं जो लोगों की जाकर के नब्ज दबा देती हैं। हिडन पावर्स जैसे कि अभी ईरान को किसी ना किसी ने प्रेशराइज किया कि बेटा अगर तुम आगे निकल गए तो तुम नेस्तनाबूद हो जाओगे, तुम जश्न मनाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगर एक बार आगे बढ़ गए तो पूरी तरह से नक्शे से खत्म हो जाओगे। यह बात समझाने वाला कोई ना कोई रहा होगा, कोई ना कोई देश थोड़े दिन में निकल आएगा जो बताएगा कि मैंने ईरान को समझाया था। ठीक है, फिलहाल के लिए तो हम यही मानते हैं कि इजराइल को बाइडेन समझाने में आज तक तो कामयाब हुए नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का लिखना है कि इजराइल इस घटना का बदला 48 घंटे में लेगा। भाई साहब, वाइस ग्रेड इवनिंग में एक न्यूज लिखता है कि इजराइल विल स्ट्राइक बैक एट ईरान इन नेक्स्ट 48 आवर्स। मैं तो यह सोचता हूं कि यह न्यूज सही ना हो जाए। वॉशिंगटन पोस्ट की तो न्यूज सही हो गई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर है ना वो सही ना हो जाए। कहीं इजराइल 48 घंटे में अगर अटैक कर दिया ना तो ईरान का खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि इजराइल अभी बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन के कहने पर उनका सम्मान रखते हुए चुप बैठे हुए हैं कि ठीक है बाइडेन, आपने कहा था आप मेरे साथ हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं। बाइडेन, आपने कहा था कि इस युद्ध के अंदर इजराइल के साथ खड़े रहोगे, लेकिन इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने से रोकोगे, केवल सेल्फ डिफेंस करेगा इजराइल, क्योंकि शुरुआत इसने की थी। ओके, मैं मानता हूं, लेकिन भाई साहब नेतन्याहू जिनका नाम बीबी है, ये भड़क गए ना भाई, तो ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिए तो फिर किसी से कोई मामला नहीं सिमटेगा। खैर, अंततोगत्वा अगर ऐसा होता है कि सब तरह से सही चीजें हो जाती हैं तो ये दुनिया के लिए अच्छी है। लेकिन इंडिया में लोगों की मानसिकता देखिए। नायोर गिलोन ने एक ट्वीट करके दुनिया को दिखाया कि इंडिया में, नायोर गिलोन जो कि इजराइल के एम्बेसडर इंडिया में हैं, लोगों ने उनके ट्विटर अकाउंट में इस तरह के ट्वीट्स भेजे जिसमें वो दिखा रहे हैं कि देखिए इंडिया वाले कितने खुश होते हैं जब इजराइल कोई कारनामा करता है, इंडिया वाले इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। नायोर गिलोन ने भारत के लोगों को यह दर्शाने का प्रयास किया कि आपके और हमारे दुश्मन लगभग एक जैसे ही हैं, आप और हम लगभग एक जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ में भी खुशियां वो लोग ऐसे ही साझा करते हैं कि इंडिया और इजराइल साथ कैसे हो सकते हैं। कई अभद्र टिप्पणियां और कई ऐसी सेंसेशन चीजें डाली। खैर कोई नहीं, फिलहाल हम आते हैं भारत के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, अपडेट फिलहाल के लिए यह है क्योंकि जब से इजराइल ने धमकी दी है कि कुछ कर सकते हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट्स तेल अवीव जाया करती थी, हमने वो फ्लाइट्स टेंपरेरीली सस्पेंड कर दी हैं। हम इजराइल अपनी फ्लाइट नहीं भेज रहे हैं, पता नहीं कब को क्या हो जाए, हमने अपनी फ्लाइट्स रोक दी हैं। बाय द वे, आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी में क्या होगा? और इस बीच में ईरान में
रह रहे भारतीयों के अगर परिवारजन इस सेशन को देख रहे हो तो ये कुछ फोन नंबर्स हैं, आपको अगर एम्बेसी से संपर्क करना हो, स्वजनों की चिंता के हाल पूछने हो तो आप यहां पर इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, एम्बेसी के द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, इसी बीच में इजराइल के अंदर जो भारतीय रह रहे हैं, इजराइल के जो एनवॉय इंडिया में हैं, उन्होंने भारतीयों से कहा है कि चिंता मत करिए, इंडिया के जो लोग वहां गए हैं वो इजरायलियों जैसे ही हैं, मतलब विल बी सेफ एज इजरायली पॉपुलेशन, वो जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो लोग सेफ रहेंगे, फिक्र की बात नहीं है, आप चिंता मत करिए। इस तरह से उन्होंने समझाया है इंडियंस को। ठीक है साहब, कुल मिलाकर मैं आपसे अगेन पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, इजराइल बदला लेगा या नहीं? चाहे तो इस बात पर पोल कर लें या कमेंट बॉक्स में जवाब दे दें। जवाब देते समय अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो सोने पे सुहागा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही।